हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज भी दी जाती है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से आप फ्री में पीडीएफ, क्विजेज, ई बुक, वीडियो कोर्सेज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, एराम्बिकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों केरला में। ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार एशिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो वो है टाटा ग्रुप। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है दोस्तों गुड़गांव हरियाणा में। गुड़गांव हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। ये 100 चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता वाला, 100 चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन होगा। तो ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर खोला गया है और इसको बनाया है अभी हाल ही में इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने। ओके, अच्छा, इससे पहले कहाँ पर था? इससे पहले 16 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ मुंबई में था। ठीक है, उसमें 16 चार्जिंग पॉइंट्स ही थे। ये 100 चार्जिंग पॉइंट्स वाला है, गुड़गांव हरियाणा में है। गुड़गांव आपको पता होगा दोस्तों, आईएसए का हेडक्वार्टर भी है, याद रखना है आपको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में ही है। ईवी आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इससे रिवीजन कुछ पॉइंट्स करते हैं। जैसे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर ईवी चार्जिंग स्टेशन पूछा जाए तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है। और चंडीगढ़, अभी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे खोला गया है। ईवी फ्रेंडली हाईवे का मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर के जाते हो इस हाईवे पर तो आपको जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे। ओके, तो आप चार्ज कर सकते हो रास्ते में ही। अब हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में देखते हैं। आप मैप में देखोगे यहाँ पर है कुछ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पास में यहाँ पर है हरियाणा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। हरियाणा में ही है दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको आप याद रखना है। आपको कलेसर नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे। जिलों की संख्या है 22, विधानसभा में सीटें हैं 90, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। यहां पर आपको इमेज में दिख रहे हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। इनको नया चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है भारत सरकार का। अभी दोस्तों आपको पता होगा 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी के दिन बजट पेश होता है। उसके पहले जस्ट एक दिन पहले 31 जनवरी को दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि पिछले वर्ष कितना क्या कुछ रहा है। एक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। तो ये दोनों काम में कहीं ना कहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार की बहुत जरूरत पड़ती है। तो 17 दिसंबर से ही ये पद खाली पड़ा था, क्योंकि केवी सुब्रमण्यम जो हैं ये इस्तीफा दे दिए थे। तो अब इनकी जगह पर अनंत नागेश्वरन आए हुए हैं। तो ये होंगे भारत के नए मुख्य सलाहकार। बजट कौन पेश करता है? बजट दोस्तों वित्त मंत्री पेश करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी और इस बार भी वर्चुअल ही पेश किया जाएगा। ठीक है, वर्चुअली ही इस बार बजट पेश किया जाना है पिछली बार की तरह, ड्यू टू कोविड-19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है कैनाल लॉक। ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है। बहुत अच्छे से समझिए ये कैनाल लॉक होता क्या है। तो दोस्तों कैनाल लॉक का यूज किया जाता है शिप वगैरह को क्रॉस कराने में। समझ लो एक प्रकार से कि शिप के लिए ये ट्रैफिक का काम करता है, ट्रैफिक सिग्नल का काम करता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए जब शिप को, कोई बड़ी जहाज है उस पर बहुत ज़्यादा सामान लदा हुआ है, तो फिर उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कराना है और मान लीजिए कहीं ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर समुद्र का जो जो जलस्तर है वो ऊंचा नीचा है, ठीक है ना। तो जब ऊंचा नीचा है तो वहां पर में क्या होता है कि ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए शिप ऐसे ही तो चढ़ नहीं सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कर करके इसको ऊपर चढ़ाया जाता है। देखिए समझिएगा कैसे।
मान लीजिए यह जैसे यहाँ से इसको क्रॉस कराना है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि थोड़ी दूरी पर जल स्तर को कम करेंगे। जल स्तर को कम किए, इसके बाद फिर क्या किया कि शिप को अंदर आने दिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा और जल स्तर को बढ़ाए, ठीक है। उसके ऊपर फिर और एंट्री किए शिप को। फिर ऐसे ऐसे जल स्तर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कई स्टेप में कर करके वो ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से शिप वगैरह क्रॉस हो जाया करते हैं। ऐसा बहुत सारे जगहों पर किया जाता है, पनामा चाहे लेक ले लो, तो ऐसा कई जगहों पर इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पुराने जो रास्ते थे वो बहुत लॉन्ग रूट हुआ करते थे, तो लॉन्ग रूट को शॉर्ट करने के लिए कभी कभी बीच से रास्ते बनाए गए। जब बीच से समुद्री रास्ता बनाया गया तो वहां पर यही कारण था कि जो जलस्तर था वो ऊंचा और नीचा था, तो उनसे निपटने के लिए ये कैनाल लॉक होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन अभी किया गया है। इसे डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने बनवाया हुआ था। ओके, 500 मीटर का ये है लंबाई में और 70 मीटर ये चौड़ा है। यहाँ पर मैं आपको पोर्ट ऑफ इज़्मुद्दीन को दिखाऊं दोस्तों, तो कुछ यहाँ पर है, आप देखोगे यहाँ पर है पोर्ट ऑफ इज़्मुद्दीन इसका नाम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा 3D में करते हैं। यहाँ पर है पोर्ट ऑफ इज़्मुद्दीन। इस प्रकार के पोर्ट में यहाँ से जहाज़ें वगैरह जो हैं ये जाया करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ऊपर से जलस्तर से नीचे की तरफ ले जाना हो या नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना हो तो फिर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, पोर्ट ऑफ इज़्मुद्दीन का। तो यहाँ पर पोर्ट ऑफ इज़्मुद्दीन है, यानी ये पोर्ट है। इसके बाद यहीं पर कैनाल लेक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारतीय एयरटेल कंपनी में किसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया? तो अभी हाल ही में गूगल ने किया है दोस्तों भारतीय एयरटेल कंपनी में $1 बिलियन का निवेश। अब देखो, पिछली साल आपने देखा था कि गूगल ने जियो में किया था इन्वेस्टमेंट, अभी आप देख रहे हो गूगल ने एयरटेल में भी कर लिया है इन्वेस्टमेंट, यानी दोनों कंपनियों में गूगल का इन्वेस्टमेंट हो गया और काफी काफी भारी मात्रा में हुआ है। ये दोस्तों 1.28% की हिस्सेदारी जो है, स्टेक जो है वो होल्ड कर रहा है गूगल भारतीय एयरटेल लिमिटेड में। इसके लिए इसने $700 मिलियन दिए हैं। बाकी के $300 मिलियन में गूगल और एयरटेल मिल करके एक नई डील करेंगे जिसके तहत एक मोबाइल फोन बनाया जाएगा जो जियो फोन को टक्कर देगा। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। एक तरफ ये जियो के साथ मिलकर के कर रहा है इन्वेस्टमेंट, 5G वगैरह पर कर रहा है, और एक प्रकार से दूसरी जगह पर वहां पर ये भारतीय एयरटेल साथ भी समझौता करके उसी को टक्कर दे रहा है। यानी दोनों कंपनियों में से कोई सी भी कंपनी अगर प्रॉफिट में रहती है तो फिर गूगल को प्रॉफिट तो होना ही होना है। और दोनों कंपनियां आप देख रहे हो, दोनों की दोनों कंपनियां भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, ठीक है। एयरटेल भी, जियो भी, बाकी की कंपनियां तो लगभग खत्म ही हो गई हैं। तो गूगल जो है ये इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट किया है। एयरटेल में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो गूगल के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो गूगल की स्थापना दोस्तों 1998 में हुई थी। सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और सीईओ तो आप जानते ही हो कौन है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को दोस्तों इस बार क्या मिल रहा है, अभी मैंने आपको पद्म अवार्ड की वीडियो दी हुई थी ना, उसमें बताया था इस बार इनको पद्म भूषण मिलेगा। क्या मिलेगा? पद्म भूषण अवार्ड मिलेगा सुंदर पिचाई को और सत्या नडेला को मिलेगा। एयरटेल की अगर बारे में बात करें तो एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों सुनील भारती मित्तल ने की थी और गोपाल विट्ठल जो हैं वर्तमान में इसके सीईओ हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अगला है, फरवरी में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम की लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों सुभाष गर्ग ने। सुभाष गर्ग यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इनकी ये पहली पुस्तक आने वाली है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। इसके तहत इस बुक में इन्होंने बताया है कि कैसे भारत को 2030 के तक मध्य में पहुंचते पहुंचते $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनाया जा सकता है। एक्चुअली में सुभाष गर्ग जो है दोस्तों, ये भारत के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है और आइडियाज दिए हुए हैं कि कैसे भारत $10 ट्रिलियन का जो बेंचमार्क है वो प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक को लॉन्च करेगा या कहीं पब्लिश करेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जो कि एक संस्था है, वर्ल्ड लेवल पर काम करती है गोल्ड पर।
तो इसके अनुसार 2021 में ग्लोबली जो है गोल्ड की डिमांड है, सोने की डिमांड है, वो 10% तक बढ़ गई है। सोने की डिमांड यानी गोल्ड की डिमांड बढ़ी हुई है, भारत में भी बढ़ी हुई है और दुनिया के स्तर पर, विश्व स्तर पर भी बढ़ी हुई है। इसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी की गई है। इसमें इसने बताया कि 2020 में कोविड 19 के कारण कुछ तो घटी और 2020 में 3,658 टन ही रही, लेकिन इसके बाद 2021 में 10% इंक्रीज हुई और 4,021 टन जो है ये ग्लोबली सोने की डिमांड हुई। भारत में अगर बात करें सोने की खपत की तो 2021 में 797.3 टन सोने की खपत हुई केवल और केवल इंडिया में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में बात किया जाए अगर तो 1987 में स्थापना हुई थी, लंदन में हेडक्वार्टर है और डेविड टैड इसके वर्तमान में है सीईओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी कौन नियुक्त किए गए? तो एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दोस्तों नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी है और ये अभी हाल ही में अपना नया एमडी नियुक्त की है। किसे? जोशी जी को, पुष्प कुमार जोशी को। किसकी जगह पर आए हैं? मुकेश कुमार सुराणा की जगह पर आए हैं। अच्छा, एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है और भारत में महारत्न कंपनियों की टोटल संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक है, कमेंट में करके बताइए आपकी 11 महारत्न कंपनियों के क्या क्या नाम हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको 11 महारत्न कंपनियों की लिस्ट दी हुई थी, इस पर वीडियो दी हुई थी, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बताया हुआ था। चलिए, अच्छा, दो चीज आपको याद रखना है, एक अलका मित्तल का नाम याद रखना है और एक नाम याद रखना है सोमा मंडल का। अलका मित्तल जो है ये ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई हैं और वहीं सोमा मंडल जो हैं ये सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला मुख्य हैं या प्रमुख हैं। ओके, अगला, अच्छा, आज संडे है, संडे को दोस्तों मैराथन क्लास आपके लिए लगाई गई है ग्रामीण परिवेश की। तो जो स्टूडेंट लेखपाल की तैयारी कर रहे हो उनके लिए एक मैराथन क्लास लगाई गई है। एक ही मैराथन क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ग्रामीण परिवेश तैयार होगा। तो आज 11 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, विपेंद्र सर आप लोग के लिए लाइव आएंगे और ग्रामीण परिवेश का महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या करेंगे, समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, यूट्यूब पर आइएगा, इसी चैनल पर सुबह में 11 बजे जा करके रिमाइंडर सेट कर लीजिए। ओके, इसके अलावा हमारे बैचेज आए हुए हैं, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 33% का ऑफर बढ़ा करके 50% किया गया है। एप्लीकेशन का नया अपडेट आया हुआ है, इसको आप अपडेट कर सकते हो और जा करके कोर्सेज वगैरह या ई बुक वगैरह ले सकते हो। अभी के लिए कोई भी डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। अगला, हाल ही में चीन ने किस नाम से नए कोरोना वायरस की खोज की? तो चाइना के साइंटिस्ट ने बताया है दोस्तों कि एक नियोकोव नाम का और भी ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस का वेरिएंट फैल रहा है। कहां पर फैल रहा है? ये साउथ अफ्रीका में फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में इस बार से ये फैल रहा है। पिछली बार वाला आप जानते हो कि चीन की वुहान लैब से लीक हुआ था, वो भी चमगादड़ से बना था। एक्चुअली में कोरोना वायरस जो है ना, ये चमगादड़ों के ही संपर्क से, चमगादड़ों का ही एक वायरस होता है। तो ये भी एक कोरोना वायरस का वेरिएंट है। ठीक है, ये कोई नया वायरस नहीं है, कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है ये भी। जैसे कोविड 19 था, पिछली वाला जो वेरिएंट था वो कौन सा था? कोविड 19 था। तो कोविड 19 जो था वो भी कोरोना वायरस का था और ये जो नियोकोव होगा, नियोकोव, ये भी एक कोरोना वायरस का ही वेरिएंट होगा। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि 3 संक्रमित अगर होते हैं तो उनमें से एक की डेथ हो जाती है, यानी एक तो जाना ही जाना है उसमें। तो समझ लो आप, लगभग 33% कैजुअलिटी है, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक है। अभी आप जो कोविड 19 था उसमें देख रहे थे कि 0.1% के आसपास कैजुअलिटी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर सोचो 33% की कैजुअलिटी है, यानी यहाँ पर 1000 लोगों में एक की मौत होती थी, यहाँ पर 1000 लोगों में 330 लोगों की मौत हो जाया करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के एयर एशिया ग्रुप ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया? तो दोस्तों मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप ने अपना नाम बदल दिया है और इसका नाम बदल करके हो गया है कैपिटल ए। एयर एशिया ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, एविएशन की कंपनी है, इसने अपना नाम बदल दिया है, इसने अपना नाम नया रखा है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के नाम से अब रखने से दोबारा से इसकी ब्रांडिंग होगी। ठीक है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम क्यों बदलती हैं, इसके पीछे का एक कारण बहुत बड़ा ये होता है, छिपा हुआ कारण, कि वो दोबारा से चर्चे में आ जाएं।
अगर बड़ी कंपनी कोई नाम अपना बदलती है तो दोबारा से सभी न्यूज़पेपर, सभी मैगजीन, सभी जगहों पर आ जाएगी और फिर नाम बदलने से उसकी रीब्रांडिंग हो जाएगी। तो रीब्रांडिंग करने का एक प्रकार से दोबारा से चर्चे में आने का एक तरीका ये भी होता है। और फिर कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कभी-कभी कंपनी एक दूसरे से अगर बिक जाती है या कहीं जाती है तो दूसरा कोई मालिक आता है तो वो भी अपना अपने हिसाब से नाम रखता है। तो यहाँ पर फिलहाल मलेशिया की एयर एशिया ग्रुप है, BHD, उसका था ये एयर एशिया कंपनी, लिस्टेड कंपनी थी। इसने अपना नाम बदल करके कैपिटल A BHD कर दिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों हो रहा है, अभी एक मैच बाकी है, बाकी का लगभग हो चुका है। पुरुष एकल भाई बाकी है, आज होगा संडे को। महिला एकल यानी विमेन सिंगल जो है ये हो चुका है, इसको जीत लिया है एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ही हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। इनके कैरियर का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम था, थर्ड ग्रैंड स्लैम था। इन्होंने दोस्तों आपको याद होगा 2019 में फ्रेंच ओपन जीता, 2021 में इन्होंने विंबलडन ओपन जीता और अब 2022 में इन्होंने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 44 साल बाद कोई ऐसा खिलाड़ी आया है जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी भी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका की एक खिलाड़ी हैं डेनियल कॉलिंस, इनको हरा करके ये खिताब जीता हुआ है। वर्तमान में इनकी पोजीशन की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 रैंक की ये खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। क्लियर? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया मेन सिंगल्स का फाइनल लगा हुआ है, डेनियल मेदवेदेव और राफेल नडाल के बीच में है। अगर राफेल नडाल जीतते हैं तो एक नया इतिहास रचने वाले हैं वो, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का। फिलहाल आज मैच है तो आज जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और ऑस्ट्रेलियन ओपन पर एक डिटेल वीडियो हर बार की तरह इस बार भी लाऊंगा। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे पेड बैचेस को अगर आप लेना चाहते हो तो जाकर के ले सकते हो, लगातार इस पर क्लासेस चल रही हैं, आप इनका जाकर के फायदा उठा सकते हो और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हो। अभी ऑफर्स चल रहे हैं, इनका आप फायदा उठा सकते हो। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। पहला क्वेश्चन आपके लिए, सत्यमंगलम वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगला, महाराष्ट्र पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? महाराष्ट्र पुलिस के बारे में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना और MZT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी सॉल्व कर लेना। क्विज सॉल्व करने से ये क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाते हैं। इसके अलावा PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। एप्लीकेशन का अपडेट भी आया है, तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो मोबाइल ऐप को अपडेट भी कर लीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।